एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हमारा टॉपिक नंबर 7.3। जी हाँ, चैप्टर नंबर 7 है। आपके टॉपिक में 7.3 इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये थर्ड पार्ट है करस्पॉन्डेंस का। पहला जो पार्ट होता है 7.1 वो है द प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी। सेकेंड पार्ट था वो था सरकमस्टेंस और थर्ड थे वो थे करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस में आज हम पढ़ने वाले लास्ट टॉपिक है हमारा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जी हाँ, देखिए प्लीज 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 माइंड सेट कर लीजिए अपना पहले तो 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक में से एक एक लेटर आने वाला है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये लोग जो लेटर पूछते हैं, एक लेटर पूछते हैं अलॉटमेंट का, एक लेटर पूछते हैं पेमेंट का और एक लेटर आएगा रीपेमेंट का। तो आज जो पढ़ने वाले वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है। तो वो हो सकता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पूछ ले, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले जो डिपॉजिट में से हो, और पेमेंट के बाद में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो ये 3 टॉपिक तो मोस्ट फेवरेट है उनके और पूछते हैं। तो पहले देखते हैं बच्चों कि लेटर के बॉडी ऑफ लेटर में क्या क्या बातें इंक्लूड कर सकते हैं। अपनी फिक्स बात तो पहले से पता है, जो बच्चे ऑलरेडी ये वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं, जिन्हें पहले से पता है कि करस्पॉन्डेंस में टॉपिक क्या क्या है हम कवर करते हैं। अगर हमने बाहर नहीं भी किया तो क्या लिखेंगे तो मार्क्स हमको मिल जाएंगे। 50% मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं और आउट ऑफ मार्क लाने के लिए क्या क्या कंटेंट किस कंडीशन में होने चाहिए वो मैं आपको पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में सिखाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। साथ ही साथ CIN नंबर क्या होता है, कैसे लिखते हैं, रेफरेंस नंबर। तो फिर से चैनल पे नए हो, पहला वीडियो नहीं भी देखा तो आज के वीडियो में दोबारा मैं आपसे रिपीट करने वाला हूँ CIN नंबर और रेफरेंस नंबर के बारे में। साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान लेटर है, 2 या 3 लाइन लिखने पे आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है सिंपल वे से, जो आपको माइंड में रखना है। सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है वो समझ लो, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये हम देख रहे हैं कि क्या क्या कंटेंट आने वाले, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी लेटर लिखने के लिए। मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो लेटर ऑफ रिडेम्पशन मतलब क्या, तो डिबेंचर इशू टू डिबेंचर होल्डर वॉज डिबेंचर आर टू बी रिडीम आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। एक समय आने के बाद 5 साल, 6 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 1 साल खत्म होने के बाद में हमको उनका पैसा रीपेमेंट करना होता है। मोस्टली अमेंडमेंट एक्ट 2014 के DRR या DRRF कंपल्सरी नहीं है, बट पहले कंपल्सरी था। तो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड क्रिएट करना पड़ता है कुछ कंपनियों को कि उन्होंने जो उधार लिया है वो पैसा DRRF फंड क्रिएट करके ही देंगे। तो हाँ, हमें बताना पड़ेगा कि हम जो पैसे दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं आपको। क्रिएटेड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, और ये रिडेम्पशन के लिए हमने क्रिएट किया और हमको दे रहे, बताएंगे। डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म सेंडेड। जी हाँ, हम हमारे शेयर होल्डर, हमारे डिबेंचर को पूछेंगे कि आपको कंपनी में कंटिन्यू करना है, मतलब कि आपको एक्सटेंशन करना है आपका डिपॉजिट अमाउंट या आपका इन्वेस्टमेंट, या आपको आपके पैसे मैच्योरिटी पे रीपेमेंट करने। तो ये एक लेटर भेजा गया रहेगा जिसको भर के उन्होंने हमको बताया कि आपको पैसे रिटर्न चाहिए। तो लेट्स सी, डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म भी भेजा जाएगा। द फॉर्म इज नेसेसरी। जी हाँ, ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फॉर्म अगर आप भर के नहीं दोगे या डिबेंचर फॉर्म सेंड विद द कंपनी तो आपका पैसा हम तभी रिटर्न नहीं करेंगे। तो बी केयरफुल, आपको फॉर्म देना है, हमको सबमिट करना है कि आपको रीपेमेंट चाहिए ऐसा ऑन अ मैच्योरिटी, सबमिटेड बाय द डिबेंचर होल्डर। ठीक है, फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ द डिबेंचर रिडेम्पशन। दिस लेटर इन्फॉर्म दैट, मतलब ये जो रिडेम्पशन लेटर है वो क्या बताने वाला है, दिस लेटर इन्फॉर्म दैट डिबेंचर होल्डर देयर डिबेंचर हैव बिकम द ड्यू इन रिडेम्पशन। जी हाँ, तुम्हारा ये सेक्रेटरी बता रहा है कि आपकी जो डिबेंचर की तारीख है वो मैच्योरिटी डेट आ चुकी है और आपके पैसे हम आपको रिपेमेंट करने वाले। तो काइंडली आपका बोला रिडेम्पशन लेटर सबमिट कर दीजिए और आपके ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट भी सबमिट कर दीजिए, उसके अगेंस्ट में आपको पैसे मिलने वाले हैं। ऐसा डिसीजन हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग में लिया है। खत्म बात, इतना ही लिखना है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हम लोग बेटा, तो कंपनी का नाम। सबसे पहले याद रखो कंपनी का नाम, मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, स्वस्तिक। आप लोग लिखो कंफर्ट, लिखो आप लोग यश, लिखो आप लोग लीजा, लिखो जो लिखना है। मैंने बार बार हर एक लेक्चर में हर एक टॉपिक में कहा है कंपनी का नाम फिक्स रखो पहले से, जो एक फिक्स नाम लिख लो, एक फिक्स एड्रेस लिख लो, बार बार बदलने की जरूरत नहीं तो माइंड कंफ्यूज नहीं होगा। तो स्वस्तिक मार्बल लिमिटेड है। जी हाँ, पहला एड्रेस होगा रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, दूसरा एड्रेस होगा वेबसाइट एड्रेस, तीसरा एड्रेस होगा ईमेल एड्रेस। 3 एड्रेस लिखने थे, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है स्वस्तिक मार्बल लिमिटेड, रजिस्टर ऑफिस। एड्रेस कुछ भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ वो मतलब काली घाटी के पीछे, झाड़ के आगे, भैया वो वड़ा पाव की दुकान के सामने, 4 सिग्नल के नहीं, वैसा सामने। सिंपल एड्रेस लिखना है। 30C उषा टावर स्वस्तिक भवन कंपाउंड मुंबई
6 डिजिट का पिन कोड नंबर, कोई भी पिन कोड नंबर लिखा चलेगा। यहाँ पे लिखा है 341 चलेगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे, सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट वो है CI नंबर। अगर आप ऑलरेडी वीडियो को फॉलो कर रहे हो, चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो मैं प्रॉमिस, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे बच्चों को CI नंबर लिखना आ चुका होगा। बहुत सिंपल और इजीएस्ट मैनर से मैंने सिखा चुका हूं। पर अगर आप वीडियो पे नए हो तो हमारा क्या, सब बोलते हो वो वीडियो देख लो, डोंट वरी, वहां पे भी नहीं गए तो भी यहाँ पे मैं आपको CI नंबर लिखना सिखा देता हूँ। माधुरी का एक सिंपल गाना जो याद रखना मेरे बच्चों को, गाने तो फटफट याद रहते भैया। ये CI नंबर कितने डिजिट का था पहले वो समझ लो। CI नंबर होता है टोटल 21 डिजिट का होता है। ये क्यों होता है? जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन पता चले, कंपनी कहाँ पे लोकेटेड है वो पता चले, कंपनी किस साल में रजिस्टर हुई थी, कंपनी किस टाइप की है, ये सब डिटेल इस एक नंबर से पता चल जाती है। तो बोल सकता हूँ जन्म कुंडली है, पूरी कंपनी की जन्म कुंडली है ये। सो ये कैसे बनेगा? तो ये दो चीज का कॉम्बिनेशन है, ये अल्फाबेट, अल्फा और नंबर का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, अल्फा और नंबर का कॉम्बिनेशन है। टोटल 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड है ये। तो अल्फाबेट कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे 1 2 3। सर अल्फाबेट बोल के नंबर काय को लिख रहे हो? भाई वो कितने अल्फाबेट लिखने वो लिखा है मैंने। आने तो कुछ अपने सियाने बच्चे होते वो लिख देते कभी कभी, सर अल्फाबेट बोल के नंबर लिखा है। कितने अल्फाबेट है वो लिख रहा हो। पहले एक अल्फाबेट, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2 3 4, ऐसे नहीं जाना है। 1 2 3 4 5 और 6 बाहर की तरफ आना है। 4 5 और 6 बाहर की तरफ आना है। ये क्या हो गया? आपके नंबर हो गए। क्या हो गए? यहाँ पे कोई भी 5 डिजिट के नंबर, यहाँ पे कोई भी 4 डिजिट और यहाँ पे कोई भी 6 डिजिट लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे अपने को क्या लिखना है? अल्फाबेट लिखना है। 1 अल्फाबेट, 2 अल्फाबेट और 3 अल्फाबेट, ठीक है। इसी फ्लो में लिखोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरे को फिक्स अल्फाबेट क्या लिखना है, तो पहले से डिसाइडेड है, लव महाराष्ट्र पब्लिक कंपनी, लव महाराष्ट्र पब्लिक, लव महाराष्ट्र पब्लिक कंपनी, ये लिख दिया मैंने, मेरा काम हो गया। फिर मैं लिखूंगा बेटा क्या, तो कोई भी 5 कोई भी 4, ये जो 4 है ना वो मेरा जन्म का ईयर है, जिस साल में जन्मा हूं 1984। ये क्या दिखा था? इस साल में अपने कंपनी को रजिस्ट्रेशन किया है। यहाँ पे कोई भी 6 डिजिट लिख दीजिए, कोई भी 6 डिजिट, मतलब मैं मेरी बर्थ डेट लिखता हूँ, मैं मेरी मम्मा का बर्थ डेट लिखता हूँ, मैं मेरे पापा का बर्थ डेट लिखता हूँ। ये हो गए 6 नंबर। फिर यहाँ पे कोई भी 5 नंबर मैंने लिख दिया 20043, हो गया। कोई भी 5 डिजिट लिख दो, ये बन गया आपका CIN नंबर 21 डिजिट का। लव महाराष्ट्र पब्लिक, आपका नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, किस साल में कंपनी रजिस्टर हुई है, कंपनी का फॉर्म, राइट माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पे PLC पब्लिक कंपनी आ सकता है, प्राइवेट कंपनी आ सकता है, या 1% कंपनी आ सकता है, पर ज्यादा वेरिएशन दिखाने मत जाना, PLC लिखना काम हो जाएगा अपना, ठीक है। होप सबको CI नंबर लिखने आ गया होगा बेटा। यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, लव महाराष्ट्र पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यहाँ पे कितने डिजिट है? 6। यहाँ पे कितने डिजिट है? 4। यहाँ पे कितने डिजिट है? 5, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो 1 2 3 4 5 6, राइट, क्लियर एवरीवन। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते। CI नंबर के बाद क्या लिखे अपन लोग बेटा? सेकेंड एड्रेस जो मैंने आपको बताया वो है आपका या वेबसाइट एड्रेस और ईमेल एड्रेस। जी हाँ, आपके राइट हैंड साइड पे लिखना है वेबसाइट एड्रेस www.limited.com, ये फिक्स है। बीच में सिर्फ क्या ठोकना अपने को? कंपनी का नाम, www.limited.com लिखना है, बीच में कंपनी का नाम लिख देना, हो गया काम। ईमेल एड्रेस में भी मैंने ये सब जगह फिक्स रखा है आपके लिए, 31@gmail.com, आगे सिर्फ कंपनी का नाम, जो भी कंपनी का नाम लिखा रहेगा वो यहाँ पे लिख देना, तो आपकी कंपनी का ईमेल एड्रेस बन जाएगा, आपकी कंपनी का वेबसाइट एड्रेस बन जाएगा। समझा बेटा? पक्का। चलो आगे। 10 अक्टूबर 2019 को ये लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है। आप 19 भी लिख सकते हो, 20 भी लिख सकते हो, 21 भी लिख सकते हो, उसके आगे मत चले जाना, न लोचा कर लोगे, ठीक है। चलो डेट लिख दिया, रेफरेंस नंबर लिख दिया, डेट लिख दिया आपने, आपका वेबसाइट एड्रेस लिख दिया आपने, ईमेल एड्रेस लिख दिया। अब आएगा अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे 3 चीजें लिखनी होती है। आपका फोन नंबर लिखना है, आपको फोन नंबर लिखना है, फैक्स नंबर लिखना है, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट का। कितने डिजिट है? 11। कोई भी 11 डिजिट फेंक फोक कर दो चलेगा, ठीक है। हाँ, अब फिर से
क्या लिखना है अपने को बेटा, रेफरेंस नंबर। ये जो होता है ना ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहले क्या करोगे, रेफरेंस नंबर कैसे बनाओगे वो सीख लो। रेफरेंस नंबर 4 चीज का कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान देना। पहला जो होता है वो कंपनी का शॉर्ट नेम होता है। क्या होता है, कंपनी का शॉर्ट नेम। मैंने पहला लेटर ले लिया, वो लिख दिया स्वस्तिक मार्बल लिमिटेड। क्या लिख दिया बेटा मैंने, स्वस्तिक मार्बल लिमिटेड। उसके बाद मैं लिखूंगा बेटा क्या, लेटर किससे लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो। ये जो लेटर है वो रिडेम्पशन है, किसको रिडेम्पशन करो, डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर होल्डर को क्या करने वाला हूं बेटा, रिडेम्पशन करने वाला हूं। तो डिबेंचर होल्डर का रिडेम्पशन, ठीक है, ये हो गया। फिर लेटर नंबर लिखूंगा, लेटर नंबर अपनी मर्जी से कोई भी लिख दो, 15वां, 16वां, 30वां, 80वां। लास्ट में लिखोगे आप लोग डेट। डेट मतलब ईयर, जो साल में आप लेटर लिख रहे हो वो साल के ईयर को। यहाँ पे आपने 19 लिखा है तो यहाँ पे लिखोगे 2019-20। अगर आपने वहां पे 20 लिखा होगा, यहाँ पे 2020 किया है तो यहाँ पे लिखोगे 2020-21। अगर यहाँ पे आपने लिखा है 21 तो यहाँ पे आएगा 2021-22। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, पक्का ये समझा बेटा। तो ये बन जाएगा आपका रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर कितनी चीज से होगी, 4 चीजों से। कंपनी का शॉर्ट नेम, फिर कंपनी किसे और क्यों लेटर लिख रहे हो शॉर्ट में लिखना है, क्यों मिलेगा आपके सब्जेक्ट से और किसे भी मिलेगा आपके सब्जेक्ट से, फिर लेटर नंबर और आपका डेट। सर ऐसा ही लिखना है, जी हाँ ऐसा ही लिखना है, गलती नहीं करना प्लीज। तो आज सीख ही रहे क्योंकि गलती नहीं करेंगे, इसके लिए गलती करने के लिए नहीं सीख रहे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंपनी के आपके डिबेंचर का नाम, इसको इनसाइड एड्रेस बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे ये भी भूल जाते, कुछ भी लिखो भाई गलती से। यहाँ पे लिखा अस्मिता मालपानी लिखो, तुम मालपानी लिख दो, गवर्नर लिख दो, जावेद लिख दो, रसिक लिख दो, जो लिखना है नाम लिखो। फिर लिखो 20 बालाजी कॉम्प्लेक्स लक्ष्मी रोड पुणे। यहाँ पे MG रोड लिख दो, DG रोड लिख दो, BG रोड लिख दो, बालाजी कॉम्प्लेक्स लिख दो, स्वराज कॉम्प्लेक्स लिख दो, मगाठाना कॉम्प्लेक्स लिख दो, जो लिखना है लिखो यार। यहाँ पे भी मुंबई, यहाँ पे भी मुंबई चलेगा। पिन कोड नंबर 6 डिजिट का होना चाहिए। तो पहले हो गया कंपनी का एड्रेस, रजिस्टर्ड कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड एड्रेस। फिर आपका क्या आएगा, CI नंबर 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड है। माधुरी को याद रखना 1 2 3 4 5 और 6, राइट। फिर आपका वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस और आपकी डेट। लेफ्ट हैंड साइड पे फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, राइट बेटा। 6 ये 11 डिजिट का होगा। और रेफरेंस नंबर कैसे बनाना, 4 चीज का कॉम्बिनेशन करना है, इनसाइड एड्रेस लेके आना है। अब आगे बढ़ते हैं, वो है बेटा बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर देते, पहले डियर सर कर देते। पहला डियर सर नहीं, पहला लिखिए सब्जेक्ट काय को। और ये सब्जेक्ट कहां से मिलेगा, आपके क्वेश्चन से मिल जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है सर, डियर सर। और बेटा याद रखना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर तुमने बोला वो हमने लिखा, एड्रेस लिख दिया, ये लिख दिया, डेट वीट लिख दिया, यहाँ पे थैंकिंग यू योर फेथफुली, ये बीच का पार्ट अगर छोड़ दिया तो 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बॉडी ऑफ लेटर का मतलब बेटा आपको फॉर्मेट का मतलब था, बॉडी ऑफ लेटर की 3 लाइन लिखनी है, और 3 लाइन क्या लिखनी है वो अजय सर बता रहे, डोंट वरी, ठीक है। चलिए तो सब लेटर में ये तो कॉमन चीज ही है कि कंपनी में जो भी कार्यक्रम होता है वो बोर्ड मीटिंग के बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा ही होता है। तो सबसे पहले सेक्रेटरी क्या बताएगा बेटा कि भाई जो भी काम कर रहा हूं मैं, मेरे माथे पे पाप नहीं चढ़ाऊंगा। पहले बोल देता हूं आई एम डायरेक्टेड बाय, भाई ये जो लेटर लिख रहा हूं मैं मेरी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं, मुझे तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम डायरेक्टेड, मुझे किसने डायरेक्ट किया है, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट, मैं तुमको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। क्या कंपनी ने 1,10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या किए थे, इशू किए थे। कब, मई 2014, मतलब कि बेटा इन मई 2014 में कंपनी ने 1,00,000 डिबेंचर इशू किए थे। वो 1,00,000 में से 100 डिबेंचर हमने आपको भी दिए। तो लेट्स सी क्या बोलोगे, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट। क्या इन्फॉर्म करना चाहता बेटा, कंपनी ने क्या किया है, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट क्या 1,10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशूड इन मई 2014। ये लाइन लिखा, आपके मार्क्स मिल गए। ड्यू फॉर रिडम्पशन, जी हाँ आज रिडम्पशन के लिए क्या हो गए, ड्यू हो चुके हैं, उनकी ड्यू डेट आ चुकी है, उनकी मैच्योरिटी डेट आ चुकी है। वो 1,00,000 इक्विटी शेयर जो कंपनी ने इशू किए थे उनकी ड्यू डेट फॉर रिडम्पशन आ गई है। इंटरेस्ट पेमेंट बोला तो ड्यू फॉर इंटरेस्ट, रीपेमेंट बोला तो ड्यू फॉर इंटरेस्ट, खत्म। इतना लिख के योर कंपनी ने फेथफुली सेक्रेटरी थैंकिंग यू लिखा तो भी 2 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क फॉर्मेट का और हाफ मार्क्स इसका, ठीक है। तो 2 तो मिल ही जाएंगे।
पर हमको 2 से मतलब नहीं है, हमको तो पूरे 5 ही चाहिए सर। आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट 1,10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू, कब इशू किए थे भैया? 2014, ठीक है। आगे ड्यू फॉर रिडेम्पशन 12 नवंबर 2019, कब पेमेंट देने वाले हम लोग? 12 नवंबर 2019 को देने वाले हैं। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे देखो आप लेटर कब लिख रहे हो, लेटर की डेट क्या है? 10 अक्टूबर, और पैसे कब देने वाले हो हम लोग बेटा? 12 नवंबर। अक्टूबर का अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर का सितंबर, अक्टूबर, फिर बाद में आएगा नवंबर, अक्टूबर के बाद नवंबर। तो ये फ्यूचर डेट होगी क्योंकि हम पेमेंट देने वाले। जब भी पेमेंट देने की बात हो या लेने की बात हो वो फ्यूचर की होती है। मीटिंग की जो डेट होगी वो कौन सी होगी? पास्ट की डेट होगी, ठीक है। क्लियर एवरीवन? चलिए इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट 1,10% 1 लाख नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए थे। कभी बेटा अपन ने? तो मई 2014 में इशू किए थे, जो क्या हो चुके हैं। यही मेन लाइन है यहाँ पे बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है? यही है। क्या हो गया बेटा? रिडेम्पशन, ड्यू फॉर रिडेम्पशन हो चुका है, ठीक है। अब अकॉर्डेंस टू द बोर्ड रिजोल्यूशन, हमने क्या पास किया है? बोर्ड रिजोल्यूशन पास एट द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया है, उसका नंबर कोई भी लिख दो यहाँ पे, 500 लिख दो, 200 लिख दो, 100 लिख दो। बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर 100 पास एट द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 8 अक्टूबर 2018। जी हाँ, 8 अक्टूबर को एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की गई थी, उसमें रिजोल्यूशन पास हुआ है। क्या? डिबेंचर शेल बी रिडीम आउट ऑफ DRRF। जी हाँ, हमारे बोर्ड मीटिंग पास हुई थी। बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन हुआ है कि जो भी पैसे पेमेंट करने वो हम DRRF फंड से पे करने वाले हैं। तो हो गए 2 पैराग्राफ। पहले हमको इन्फॉर्म कर देना है रिगार्डिंग हमने इशू किए थे ये डिबेंचर, ड्यू फॉर पेमेंट हो चुके हैं, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट हो चुकी है, उसमें रिजोल्यूशन भी पास हुआ है। किस चीज का बेटा? तो पेमेंट ऑफ डिबेंचर, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ DRRF फंड, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड, राइट। फाइनली क्या करना हम लोग को? अभी टेबल शेड्यूल बता देना उसको कि भाई तुम्हारा कितना पैसा था, राइट। तो ये वही हमारे लेटर है जो भी अपने पढ़ा, ठीक है। आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाला अकॉर्डिंग टू द बोर्ड रिजोल्यूशन इज पास इन बोर्ड मीटिंग। हाँ, क्या रिजोल्यूशन पास हुआ वो लिखो। रिजोल्यूशन ये पास हो गया, पैसे हम DRRF फंड से देने वाले हैं, बस। थर्ड लाइन, प्लीज अरेंज करो, प्लीज अरेंज टू सबमिट इनक्लोज्ड डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म। जी हाँ, हमने जो डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म भेजा वो जमा कर दीजिए अलोंग विद द ओरिजिनल डिबेंचर सर्टिफिकेट। देखो क्या बोला, प्लीज अरेंज टू सबमिट इनक्लोज डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म। ये लेटर के साथ में हमने डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म भेजा है, आप उसको फिल कर दीजिए कि आपको आपके पैसे मैच्योरिटी पे रिटर्न चाहिए, आपको एक्सटेंशन करना नहीं है। साथ में आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी जमा कर दीजिए कंपनी में, ठीक है। सर्टिफिकेट कंपनी और बिफोर 3 नवंबर। कब तक जमा कर देना है? 3 नवंबर के पहले पहले या 3 नवंबर को जमा कर दीजिए, ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबाउ फॉर्मेलिटी द रिडेम्पशन अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। और जैसा आपने वो डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म भरा वैसे आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा किया, आपके अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। योर रिक्वेस्ट प्रोवाइडेड एज योर बैंक अकाउंट डिटेल। जी हाँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड योर बैंक अकाउंट, तुम्हारी बैंक अकाउंट डिटेल देना। थैंकिंग यू, योर फेथफुली। कंपनी का नाम साइन करने का सेक्रेटरी का नाम लिखना भूलना मत। नेक्स्ट है ENCL डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म। जी हाँ, अभी हमने बोला ना लेटर में हम आपको डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म दे रहे, तो ENCL में। और वो कब तक सबमिट करना है बेटा? आपको डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म भर के सबमिट कर दो बेटा, बिफोर एंड ऑन एंड बिफोर द डेट 3 अक्टूबर के नवंबर के पहले जमा कर दो, राइट माय डियर स्टूडेंट। इतना सिंपल ये लेटर था, होप सबको समझ में आ गया होगा। ये पूरा लेटर इतना बड़ा ही है। जी हाँ, इतने सारी स्लाइड दिखाई मैंने, पर लेटर आपका कितना बड़ा है? इतना बड़ा है, उसको छोटा छोटा कर दिया। तो पहला स्लाइड है पहला पैराग्राफ, कितने पैराग्राफ है ध्यान से देख लो बेटा। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ है। सेकंड में आपने क्या रिजोल्यूशन पास किया, थर्ड आप उनसे क्या मंगवा रहे हो। पहला पैराग्राफ आप उनको इन्फॉर्म क्या करना चाहते हो। सेकंड पैराग्राफ मीटिंग होकर रिजोल्यूशन क्या पास हुआ वो बताओ, रिजोल्यूशन में क्या पास हुआ वो बताओ। और फोर्थ पैराग्राफ में उनसे क्या मंगवाना चाहते हो वो बताओ। तो पहला, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट, क्या इन्फॉर्म करना चाहता हूं, 1 लाख इक्विटी शेयर 10% वाले, 1 लाख सॉरी
1 लाख नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, जी हाँ, दिस इज द डिबेंचर, क्योंकि रीपेमेंट डिबेंचर को कर रहे हैं। आई एम अ डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट, क्या करने वाला बेटा, इन्फॉर्म करने वाला हूं, क्या, यू दैट 1 लाख नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या किए थे कंपनी ने, इशू किए थे, कब, मई 2014 को। अब क्या हो गया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू फॉर रिडेम्पशन, ठीक है, ऑन 12 अक्टूबर 2019 को पैसे देने वाले, इसलिए यहाँ पे बोला भैया थर्ड नवंबर तक में आपका डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो अकॉर्डेंस टू द बोर्ड रेजोल्यूशन। सेकंड पैराग्राफ में बोलेंगे ये क्यों कर रहे, तो हमने क्या किया है, अकॉर्डेंस विद द बोर्ड रेजोल्यूशन पास, बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर लिखना है इन द बोर्ड मीटिंग। 8 अक्टूबर को एक बोर्ड मीटिंग ली थी जहां पे हमने डिसाइड किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है, द डिबेंचर शुड बी रिडीम आउट ऑफ DRRF, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड में से पेमेंट करने वाले हैं। बस मतलब सेकेंड पैराग्राफ में इतना ही बताना है कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ, उसमें हमने डिसाइड किया पैसे कहां से देने वाले, कहां से देने वाले, DRRF फंड से, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड में से पेमेंट करने वाले हैं। और ये पेमेंट अगर चाहिए तो क्या करो, प्लीज अरेंज, क्या करो, प्लीज अरेंज टू सबमिट ENCL इनक्लोज डिबेंचर रिडेम्पशन फॉर्म along with your debenture original certificate on and before the date of 3rd। जैसा तुमने डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व सबमिट किया वैसे तुम्हारे अकाउंट में क्या हो जाएगी, अकाउंट में आपका रिडेम्पशन फंड का अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। प्लीज गिव योर बैंक डिटेल। थैंकिंग यू, योर फेथफुली कंपनी सेक्रेटरी। होप आपको पूरे डिबेंचर के जितने भी लेटर है समझ में आए होंगे बेटा। पूरा पहले मैंने अलॉटमेंट लेटर सिखाया आपको, इंटरेस्ट पेमेंट का लेटर सिखाया आपको, कन्वर्जन का लेटर सिखाया, और ये था हमारा रिडेम्पशन का लेटर। 100% प्रॉमिस कर रहा हूँ, यहाँ से एक लेटर फंसना है, मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। नहीं भी मिले तो हमने कैसे फॉर्मेट के अंदर बॉडी ऑफ लेटर का एक पैराग्राफ सीखा है, वो ट्राई कर लेना। क्या लिखोगे वो बॉडी ऑफ लेटर में, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट बोर्ड मीटिंग हैज टू बी कंडक्टेड, या बोर्ड मीटिंग भी नहीं होता, मीटिंग हेल्ड एंड पास द रिजोल्यूशन, फिर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ड्यू फॉर रीपेमेंट, ड्यू फॉर इंटरेस्ट, थैंकिंग यू योर कंपनी, तो भी आप 2 से 2.5 मार्क की एलिजिबिलिटी ले लोगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बेटा। अगर पसंद आया तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेटा। और प्लीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करते रहना, क्योंकि आप जैसे और भी बच्चे जिन्हें ऐसे वीडियो की जरूरत है। थैंक यू सो मच।